तो हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे एनडी यंग लेजर क्या होता है और उसके बारे में दो तरह के लेजर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो शुरू करते हैं पहले। तो एनडी यंग लेजर, तो ये एक लेजर होता है जो कि सॉलिड स्टेट लेजर होता है। हम लोग अलग अलग टाइप्स के लेजर पढ़ने हैं, उसमें से एक एग्जांपल है सॉलिड स्टेट लेजर। तो यहाँ पर एनडी क्या है और यह कितना अजीब सा नाम क्या है, ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या नाम है। तो सबसे पहले तो नाम पे आते हैं कि नाम ऐसा क्यों। तो एनडी जो होता है उसका होता है नियोडियम। नियोडियम आयन होता है, नियोडियम आयन एनडी, ठीक है। फिर याक का वाई जो है वो यूटेनियम है, इट्रीनियम। फिर जो ए है वो एल्यूमिनियम है, जो जी है वो गार्नेट है। यानी कि नियोडियम, यूटेनियम, एल्यूमिनियम, गार्नेट इसका फुल फॉर्म होता है। तो सबसे पहले अगर ये एग्जाम में आया ये क्वेश्चन तो किस टाइप में आएगा। तो ये एग्जाम में आते हैं अक्सर 7 नंबर या 10 नंबर के लिए। तो उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले तो इसके बारे में लिखते हैं। पहला डिस्क्रिप्शन होगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं, एनडी या ग्लेजर में हम लोग करते क्या है। हमको लिखना पड़ेगा कि दिस कंप्राइजेज ऑफ नियोडियम, यूटेनियम, एल्यूमिनियम, गार्नेट लेजर और इट इज अ सॉलिड स्टेट लेजर। उसके बारे में लिखना पड़ेगा कि हम लोग उसके बारे में क्या जानते हैं, कहाँ यूज होता है इसका, ये डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमें इसका ये डायग्राम बनाना पड़ेगा कि ये क्या होता है, इसका डायग्राम। और फिर इसका डायग्राम जो बनाया हमने कि उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अभी आते हैं, इस पे भी आते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ तक हुआ। अब पहले इसका समझते कि इसका डायग्राम कैसा है, कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो कुल कंस्ट्रक्शन को इस टाइप में होता है कि हम लोग एक ट्यूब लेते हैं। ये ट्यूब है, ये ट्यूब होता है ग्लास का। एक ग्लास ट्यूब लेते हैं। एक्चुअली ये ग्लास ट्यूब बना होता है नियोडियम या यैग मटेरियल से। ये ग्लास ट्यूब नियोडियम और यैग से बना रहता है, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग नियोडियम यैग लेजर बोलते हैं। तो ये ट्यूब होता है नियोडियम और यैग से बना हुआ। तो दो तरह का से घिरा रहता है। पहली परत होती है इसकी, एक तरफ रहती है इसकी फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर, फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर। और दूसरी तरफ रहती है इसकी पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर, पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर। दो तरह से घिरा रहता है। तो फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर मतलब क्या होता है? फुली रिफ्लेक्टिंग मिरर मतलब कि इसका एक तरफ जो है उसमें जो एटम्स हैं वो 100% एटम रिफ्लेक्ट करेंगे। यानी कि आप मान के चलो कि एटम, आप यहाँ पर आप एटम हो, आप दीवार से टकरा रहे हो और फिर आप 100% ही वापस वापस आ जाओगे। इसका मतलब होता है फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर। और पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर मतलब क्या होता है? मान लो यहाँ पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर है, मतलब आप अगर एटम हो, आप दीवार से टकरा रहे हो और आपका 90% पार्ट तो वापस आ रहा है, बट 10% पार्ट जो है आपका वो निकल जा रहा है, इधर से निकल जा रहा है, ट्रांसमिट कर जा रहा है। 10% ट्रांसमिट कर रहा है, 90% रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये होता है। अब हम लोग आगे आते हैं। तो ये जो रॉड था हमारा, ग्लास का रॉड, ये नियोडियम या लेजर मटेरियल का रॉड, वो एक तरफ रहता है फुल्ली रिफ्लेक्टेड मिरर से, एक तरफ फुल्ली रिफ्लेक्टेड मिरर उसका कवर रहता है और एक तरफ पार्शियल रिफ्लेक्टेड मिरर। ठीक है। आपको ये सब एक्सप्लेन करना है कि वी टेक अ नियोडियम या ट्यूब विच इज surrounded by a fully reflecting mirror in one side and another side with partially reflecting mirror। और फिर आप उसको बता सकते हो कि in fully reflecting mirror 100% atoms will reflect and in partial reflecting mirrors 90% of atom will reflect and 10% will transmit। यहाँ तक तो हो गया। अब now we connect a flash lamp through it। फ्लैश लैम्प आप ये समझो कि ऐसा कुछ कुछ तोड़ो चीज नहीं है। फ्लैश लैम्प मतलब वो है जो कि आपको नियोडियम यैग लेजर और इलेक्ट्रिकल रिफ्लेक्टर भी आते हैं इस पे। इलेक्ट्रिकल रिफ्लेक्टर को कनेक्ट कर सके बैटरी से, बैटरी से कनेक्ट करने के लिए हम लोग इसका फ्लैश लैम्प का यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है एक फ्लैश लैम्प, कोई इसका कोई रोल नहीं है इसमें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिकल रिफ्लेक्टर को समझना। इलेक्ट्रिकल रिफ्लेक्टर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू यूज इलेक्ट्रिकल रिफ्लेक्टर। ये टीचर्स ढूंढते हैं सेंटेंसेस में कि क्या यूज होता है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल रिफ्लेक्टर यूज होता है। इसका आपको डायग्राम समझ में नहीं आ रहा तो बनाएंगे ऐसा, लेकिन ये होता है इलेक्ट्रिकल रिफ्लेक्टर। हाँ, ये होता है। इंडी लेजर देख लीजिए, सॉलिड स्टेट लेजर होता है। 4 लेवल इस पे आते हैं। नियोडियम का यूज होता है, यूटेनियम, एल्यूमिनियम, गार्नेट का यूज होता है। और फिर आते हैं इस पे, ये होता है इलेक्ट्रिकल रिफ्लेक्टर। एक तरफ से ये होल, एक तरफ ये होल, और यहाँ से लाइट वाइट, इस टाइप का इलेक्ट्रिकल रिफ्लेक्टर होता है, आप देख सकते हैं।
यहाँ से फ्लैश लैंप आता है, फिर रिफ्लेक्ट होता है, आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ थे? हाँ, जब फ्लैश लाइट से कन्वर्ट होता है, कैपेसिटर ब्रेक होता है। कैपेसिटर का सब पूछते हैं, कैपेसिटर का यूज क्यों होता है? कैपेसिटर ब्रेक नहीं होता ये। कैपेसिटर क्या बोलूं इसको, कैपेसिटर ब्रेक तो इसको नहीं बोलते। कैपेसिटर ब्लॉक बॉक्स बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो यार, ब्रेक मत नहीं होता ये। ठीक है, तो कैपेसिटर का यूनिट रहता है यहाँ पर। तो कैपेसिटर क्यों यूज होता है? देखो, कैपेसिटर यूज करने का एक कारण है कि हम लोग चाहते हैं कि इसे एक बार में ही एनर्जी मिले। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग बात करेंगे कि इसमें हम लोग एटम्स को एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे पहुंचा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको एनर्जी एक बार में मिले और हाई इंटेंसिटी का एनर्जी मिले, हाई वोल्टेज का एनर्जी मिले। इसके लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। ये तो ऐसे ही कहने की बातें हैं, एक्चुअल रीजन कुछ और ही होगा जो हमें बताया नहीं जाता। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, कि कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग लिख सकते हैं, देन वी कनेक्टेड विद द पावर सोर्स एंड रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर बॉक्स और कैपेसिटर ब्रेक। ये हो गया। अब ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग आते हैं इसका वर्किंग पे, ये काम कैसे करता है। अब नेक्स्ट सेक्शन होगा इसका वर्किंग। वर्किंग कुछ इस टाइप में होता है कि हमारा पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल और एटम रिलाइज ऑन ग्राउंड स्टेट, जिसको हम लोग इवन स्टेट बोलते हैं। इवन स्टेट में हमारा तीन एटम्स रहते हैं। कौन कौन से आयन्स रहते हैं? तो नियोडियम आयन रहते हैं, एल्युमिनियम आयन रहता है, यूट्रेनियम आयन होता है। ये तीनों ही क्यों होते हैं? अरे एनडी याग लेजर ही पढ़ रहे हैं ना, तो यही तीनों होगा, क्योंकि हम लोग जो मटेरियल लिए हैं वो एनडी याग ही है, तो यही तीनों आयन्स होंगे और कुछ नहीं हो सकते। तो यही तीन आयन्स कहाँ रहते हैं? ग्राउंड स्टेट में रहते हैं। ये अपना ग्राउंड स्टेट है। तो इन तीनों आयन्स एटम्स के फॉर्म में ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं। तो हमने क्या किया, बैटरी कनेक्ट किया है और कैपेसिटर लगाया, तो करंट जा रहा है भाई। करंट जाएगा तो एनर्जी तो सबको मिलेगा। तो इनको मिला एनर्जी, इन एटम्स को मिला एनर्जी, सबको मिला। अब एटम्स को एनर्जी मिलते है तो एटम्स हो जाते हैं एक्साइटेड। वो चले जाते हैं एक्साइटेड फेज में। देखो एक्साइटेड स्टेट में चले गए, E2 में आ गए। E2 में क्या होता है? देखो, जब जब भी कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में आता है ना, तो एटम होता है अनस्टेबल, क्योंकि कोई भी चीज कोई भी चीज अगर एनर्जी गेन करती है, हायर एनर्जी स्टेट में रहती है, तो वहां पर अनस्टेबल होती है। तो यहाँ तीनों आयन मजे से आ गए ऊपर E2 फेज में, अनस्टेबल मतलब एक्साइटेड स्टेट में आ गए। अब यहाँ पर केस क्या हुआ कि सीन क्या हुआ कि यूटेनियम जो है, यूटेनियम आयन है और एल्यूमिनियम आयन है, ये होते हैं लाइटर। ठीक है, ये होते हैं हल्के। तो ये क्या किए, जो एनर्जी गेन किए ना उसको इमिट कर दिए। एनर्जी जो गेन किया था इन्होंने, दोनों मिलके एनर्जी इमिट किए और वापस आ गए कहाँ पर? E1 पे आ गए वापस। क्या बना दिया है सांप जैसा। हाँ, एनर्जी को लूज किया इन्होंने, क्योंकि होते ही ये लाइटर, इसीलिए ये एनर्जी लूज करके E1 पे आ गए वापस। जहां से आए थे वहीं पर वापस आ गए, E1 पे। तो ठीक है भाई, तो एनर्जी बस एमिट किए और E1 पे आ गए। क्यों है? क्योंकि ये दोनों लाइटर होते हैं। ये दोनों यूटेनियम और एल्यूमिनियम हल्के होते हैं, इसलिए वापस E1 पे आ गए। बचा कौन अपना दोस्त? बचा अपना नियोडियम दोस्त, ये हल्का नहीं होता। अब ये जो एनर्जी लूज किए उसको नियोडियम गेन किया। अब गेन किया, अब इसके पास और एनर्जी आ गया। अब बोला भाई क्या क्या करो भाई, एनर्जी इतना सारा हो गया, कहीं तो अप्लाई करना पड़ेगा ना। अब मैं ग्राउंड स्टेट में भी जा नहीं सकता, मैं लाइटर तो नहीं हूँ। तो क्या करते हैं ये एक और स्टेट में आते हैं, जिस स्टेट को हम लोग बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट। ये होता है मेटास्टेबल स्टेट। इसको हम लोग E3 बोल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ लिखा नहीं है हुआ है, लेकिन इसको E3 बोलते हैं, इस स्टेट को। E3 स्टेट, E3 स्टेट। अब इस पे आ गए E3 स्टेट पे, नियोडियम वाले सब। वहां भाई E3 स्टेट पे आ गए। अब इसका एक और कारण है कि जब ये एनर्जी, जब इन्होंने लूज किया एनर्जी यूटेनियम और एल्यूमिनियम में, तो ये सब इनके बीच में एक न्यूडियम आयन थोड़ी होगा, बहुत सारे न्यूडियम आयन होंगे, क्योंकि एक एटम थोड़ी होता है किसी भी एलिमेंट में, तो बहुत सारे न्यूडियम आयन होगा। उनके बीच में कोलिजन होता है, कोलिजन के चलते भी बहुत सारे यहाँ पर आते हैं। तो हमें ये पता है कि जब भी एटम्स एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में आते हैं, तो वो कोई रेडिएशन इमिट करते हैं, कोई एनर्जी इमिट करते हैं। बट ये जो ट्रांजिशन होता है ना, E2 से E3 के बीच का ट्रांजिशन, ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होता है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेडिएशन लेस होता है ये ट्रांजिशन। E2 से E3 का ट्रांजिशन एक्साइटेड स्टेट से, देखो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं क्या बताया मैं। E1 से E2 स्टेट में रेडिएशन इमिट होता है, ये होता है ग्राउंड स्टेट, ये होता है एक्साइटेड स्टेट। E2 से E3 में जो ट्रांजिशन होता है वो रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होता है। याद रखना इसको, आप आपको लिखना पड़ेगा कि द ट्रांजिशन बिटवीन E2 एंड E3 विल बी द रेडिएशन स्टेट।
एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड मेटास्टेबल स्टेट। इसको E3 भी बोलते हैं, मेटास्टेबल स्टेट होता है। यहाँ पर नियोडियम आते हैं, ठीक है, ये होता है कुछ इस टाइप में। और हाँ, और यहाँ पर एटम्स कलेक्ट हो जाते हैं मेटास्टेबल स्टेट में। मेटास्टेबल स्टेट में कलेक्ट होते हैं, और इसमें कलेक्ट होने के बाद आपको ये देखना है कि नियोडियम का जो नियोडियम आयन है यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है। यहाँ पर नियोडियम आयन, मैक्सिमम नियोडियम आयन हो जाते हैं। क्यों मैक्सिमम होते हैं? क्योंकि यहाँ पर नहीं रुकेंगे, क्योंकि बस इनके पास एनर्जी आ गया। एनर्जी आया है तो अब ये एनर्जी के साथ इनको एनर्जी लूज करके वापस आना पड़ेगा ना ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में ही आ रहे हैं, लेकिन थोड़े से अलग अलग स्टेट में होते हुए आ रहे हैं। उसी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो नियोडियम आया मेटास्टेबल स्टेट में, मेटास्टेबल स्टेट में आया, ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ? नियोडियम आया मेटास्टेबल स्टेट में, सारे नियोडियम के यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर नियोडियम मैक्सिमम हो गया। आपको ये पता है कि यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में लिविंग टाइम होता है इसका 10⁻⁻8 सेकेंड्स। ये भी आपको मेंशन करना है। एक्साइटेड स्टेट में लिविंग टाइम होता है 10⁻8 माइक्रो सेकेंड, एक से सॉरी 10⁻8 सेकेंड्स। और इसमें होता है 10⁻⁻3। आगे भी बताया जाएगा, इसको बताया था मैं आगे। ऐसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और भी मैं दिखा सकता हूँ, दोनों सेम ही होते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हो पीडीएफ में, आगे बताया तो चलो देखते हैं। इस पे लिविंग टाइम होता है 10⁻8 सेकेंड्स, इसमें होते हैं 10⁻3 सेकेंड्स। तो कहानी कहाँ तक अभी हम लोग सुन चुके थे? कहानी यहाँ तक पहुंच चुका था हमारा कि इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स जो थे, इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूँ, एटम्स जो थे, वो एक्साइटेड से यहाँ पर आ चुके थे। यहाँ पर आने के बाद ये यूटेनियम और एल्यूमिनियम वापस आ चुके थे, और एनर्जी जो था इनके पास वो लूज किए। वो एनर्जी और कोलिजन्स के द्वारा ये नियोडियम आयन एक्साइटेड स्टेट से रेडिएशन लेस ट्रांजिशन करता हुआ मेटास्टेबल स्टेट में आ चुका था। मेटास्टेबल स्टेट में आने के बाद अब क्या होगा? मेटास्टेबल स्टेट में आने के बाद हमें ये पता चला कि यहाँ पर नियोडियम आयंस जो है बहुत सारे कलेक्ट हो गए, बहुत सारे मतलब बहुत सारे कलेक्ट हो गए। इतने कलेक्ट हो गए कि जो कि ग्राउंड स्टेट जिसमें नियोडियम आयंस सबसे ज्यादा हुआ करते थे, अब नियोडियम आयन इतने ज्यादा सबसे ज्यादा यहाँ पर हो गए। यहाँ से उठ के सारे यहाँ पर आ गए। तो एकदम पॉपुलेशन जो था नियोडियम का यहाँ पर, एकदम जो ज्यादा यहाँ पर था वो ज्यादा यहाँ पर हो गया। यानी कि पॉपुलेशन इनवर्स हो गया। और इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। आपको इससे समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों इसमें जोर दिया? इतना इसमें जोर इसलिए दिया क्योंकि आपको एक डेफिनेशन पता चल गया। अब आपको वर्किंग में लिखना है कि when neodymium ion moves to metastable state, the number of neodymium ions is maximum, and there is a inversion in the population in the metastable state as compared to the ground state. That is the definition for population inversion। और population inversion इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था? हमारा population inversion हो गया था। सब सारे नियोडियम आयन यहाँ पर आराम से बैठ चुके थे। यहाँ का लिविंग टाइम था 10⁻³ सेकेंड्स, यहाँ का लिविंग टाइम था 10⁻⁸ क्लियर। अब क्या हुआ? यहाँ पर तो सही, सब कुछ सही चल रहा था, सारे कहानी का सही है। तो फिर कहीं कहानी खत्म हो गई। अब क्या हुआ भाई? अब क्या हुआ ना कि अब इनको तो नीचे आना था, आखिर में ग्राउंड स्टेट में सब आएंगे ही। तो यहाँ से ये वापस नीचे एक स्टेज और नीचे आए। यहाँ पर थे मेटास्टेबल स्टेट में, अब आए लोअर लेवल स्टेट में। अच्छा भाई, लोअर लेवल स्टेट में आ गए, बहुत सही। तो क्या होता है लोअर लेवल स्टेट में आने के बाद? देखो मैं आपको बताया था कि जब भी हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आते हैं तो कुछ एनर्जी इमिट करते हैं, है ना? उसी टाइप में ये भी अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आते हैं तो कुछ एनर्जी इमिट करेंगे। ये एनर्जी इमिट करेंगे, और एनर्जी इमिट करेंगे उस ट्रांजिशन को हम लोग बोलते हैं लेजर ट्रांजिशन। समझ में आया? मतलब अगर मान के चलो कि एनडी याग लेजर, मान लो अपने पास सिंपल समझो, बाजार में मिलने वाली जो लेजर लाइट है, मान लो अगर वो एनडी लेजर से बनी हुई है और इससे से कोई लेजर निकल रही है, ये जो लेजर होगी ये इस एटम के मूव करने की वजह से होगा। समझ रहे हो? मतलब मार्केट में जो जो बटन दबाते हो ना, तो ये एटम यहाँ से यहाँ मूव करता है तो ये लेजर निकलता है। वाह क्या मजेदार बात है ना। तो यहाँ तक तो सही है। तो ये जो ट्रांजिशन होगा, किसके बीच से बीच में ट्रांजिशन होगा? मेटास्टेबल स्टेट और लोअर लेवल स्टेट के बीच में जो ट्रांजिशन होगा, उस ट्रांजिशन को हम लोग बोलेंगे लेजर ट्रांजिशन। और उस ट्रांजिशन का वेवलेंथ जो होगा वो होगा 1.064 माइक्रोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका वेवलेंथ पता करना, कि आपका जो लेजर लाइट निकल रहा है, जो लेजर लाइट है आपका, उसका आपको वेवलेंथ कितना है? 1.064 माइक्रोमीटर वेवलेंथ होता है। लेजर ट्रांजिशन शो करता है और 1.064 माइक्रोमीटर वेवलेंथ होता है। क्लियर?
ठीक है। ये अब आप किस पे आ गए, अब लोअर लेवल स्टेट पे आ गए। अब फिर आराम से लोअर लेवल स्टेट से ग्राउंड शिप में ट्रांसफर हो जाते सारे इलेक्ट्रॉन्स। नो डाउट, खत्म। कुछ नहीं करना था। और आपको कुछ करना हो तो देखो, ये पल्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है और ये कंटिन्यूअस भी है, इसीलिए इसको हम लोग प्यार से पल्स कंटिन्यूअस ट्रांजिशन भी बोलते हैं। और कुछ मत सोचो, इतना मत सोचो कि क्या होता है। बस याद रखो कि पल्स ट्रांजिशन, पल्स कंटिन्यूअस ट्रांजिशन भी बोलते हैं, पल्स ट्रांजिशन भी बोलते हैं, ट्रांजिशन भी बोलते हैं, अलग अलग। ये हो गया। अब इसमें क्या था कि ये पूरी कहानी नियोडियम पे आधारित थी, यानी कि नियोडियम इस कहानी का हीरो था ना। नियोडियम यहाँ से यहाँ जा रहा है, नियोडियम यहाँ से यहाँ जा रहा है, नियोडियम यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसीलिए नियोडियम को हम लोग बोलते हैं एक्टिव सेंट्रल एटम। किसी भी लेजर में जो आयन, जो एटम सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा, सबसे ज्यादा काम करेगा, सबसे ज्यादा जिसपे स्टडी करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल, एक्टिव सेंट्रल एटम। एक्टिव सेंट्रल एटम एक नंबर में पूछ भी सकता है, एक्टिव सेंट्रल एटम क्या होता है। एनडी एनडी या लेजर में नियोडियम आयन होते हैं। चलो आई थिंक ये क्लियर है। हम तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेजर पे। नेक्स्ट लेजर जो है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है। गैस लेजर की कैटेगरी में आता है, आते हैं इसमें। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है, गैस लेजर की कैटेगरी में आता है, मॉलिक्यूलर लेजर भी बोलते हैं प्यार से। ठीक है। तो इसमें ये जो लेजर है, ये लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हाई पॉसिबिलिटी है कि यही लेजर आपके एग्जाम में आ जाए। ये लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे मेडिकल में यही लेजर यूज होता है। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं और इसमें बेसिकली हम लोग इससे कैसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं। तो जब भी आता है CO2 लेजर पे बात, तो हम लोग को याद रखना है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, मॉलिक्यूल है। तो इनमें कुछ ना कुछ होगा मॉलिक्यूलर स्ट्रेचिंग की वजह से ही। तो क्या होता है देखते हैं। ये है ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर है ऑक्सीजन एटम, और इनके बीच में कभी इस ऑक्सीजन को खींचते हैं हम लोग, खिंचाव होता है ना, तो ये बॉन्ड पे फर्क पड़ता है, इस बॉन्ड पे फर्क पड़ता है, इनके बॉन्ड पे। यहाँ पर इसको ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है इस ऑक्सीजन का, तो इस बॉन्ड पे फर्क पड़ता है। और कभी ये इधर इधर होता है, तो इस बॉन्ड पे फर्क पड़ता है। इसको बोलते हैं रोटेशनल मोड, इसको बोलते हैं स्ट्रेच मोड, इसको बोलते हैं बेंडिंग मोड। और ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं, ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स पे। तो हम लोग इसमें कोई बात नहीं कर सकते कि ये ऐसा ही क्यों हो रहा है, कि भाई ये रोटेशन होता है तो यही इफेक्ट क्यों हो रहा है, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हम लोग ऐसा, क्योंकि ये सब कुछ क्वांटम मैकेनिक्स पर डिपेंड करता है। अब हम लोगों को कुछ बोलना है तो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पर सवाल उठाना पड़ेगा। अब आप सवाल उठाओ अपने अपने रिस्क पे। भाई मुझे तो अब जैसे मैं बुक्स में क्या लिखा रहता है, बुक्स का भी मेरे पास है कंटेंट, क्या लिखा रहता है अब अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो बुक्स में ये जैसे स्ट्रेच मोड, देखो ये स्ट्रेच मोड है, थोड़ा सा इसका मूवमेंट हुआ, थोड़ा सा इसका मूवमेंट हुआ, स्ट्रेच मोड। बेंडिंग मोड में क्या होता है, इसका ऐसा मूवमेंट हुआ, इसका ऐसा मूवमेंट है, इसका मूवमेंट हुआ। तो ये जब भी अलग अलग मोड है ना, उस अलग अलग मोड के अलग वो एटम अलग अलग मोड में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। मैं बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। ये रोटेशन मोड, ठीक है, ये सब आपको बनाना है एग्जाम में आके। ऐसे ही ऐसे नहीं दिखा रहा, मैं बनाना एग्जाम में तभी नंबर मिलते हैं। RGP है भाई। हाँ। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन देखो इस टाइप में रहता है। तो कंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना एक बार, मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा उस पे, ड्राइव पे, डिस्क्रिप्शन पे मतलब। तो अब बात करते सीधा, क्या तो बात कर रहे थे, हाँ, कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन है ये, उसका कैसे कैसे काम करता है। तो हम लोग एक फुल्ली रिफ्लेक्टेड मिरर लेते हैं एक तरफ, एक तरफ लेते हैं पार्शियल रिफ्लेक्टेड मिरर। हम लोग जैसा इस क्यूब में काम किए थे याद करो, एक तरफ क्या था, फुल्ली रिफ्लेक्टेड मिरर था, एक तरफ क्या था, पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर था। सेम काम इसमें भी कर रहे हैं। एक तरफ क्या है, फुल्ली रिफ्लेक्टेड मिरर है, एक तरफ क्या है, पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर है। बहुत सही भाई, बहुत सही। अब क्या कर रहे हैं ना, फुल्ली रिफ्लेक्टेड मिरर के बाजू में ये ग्लास का विंडो डाल रहे हैं, ग्लास विंडो, ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा जो फुल्ली रिफ्लेक्टेड से एक लेजर गुजार रहे हैं। ये देखो, ये एक लेजर गुजर रहा है और ये लेजर यहाँ से ऐसे निकल रहा है। मैं आपको बताया था ट्रांसमिटेड जो होता है, ये ट्रांसमिटेड बोलो सॉरी, पार्शियल रिफ्लेक्टेड मिरर जो होता है, उसमें 10% जो लेजर होते हैं, 10% जो एटम्स होते हैं, वो ट्रांसमिट करते हैं। आपको बताया था इसमें थोड़ी देर पहले। तो वो जो 10% जो ट्रांसमिट कर रहे हैं ना, वही 10% हमारे लेजर है, समझे। हाँ, तो अभी आते हैं, इस पे भी आते हैं। तो कहाँ था मैं, हाँ, यहाँ पर लेजर घुस रहे थे, ठीक है। अब इसको देखो कि ये जब यहाँ लेजर घुसेंगे, अब मैं थोड़ा सा इसको देसी तरीका से समझा रहा हूँ। ऐसा कोई कहीं कोई बुक में नहीं लिखा हुआ है। आपको बस मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि आप इसको कैसे याद कर सकते हो। तो सबसे पहले से देखो, मैं अगर मेरे को ये याद करना होता तो मैं कैसे याद करता। मैं याद करता कि भाई अपने पास एक फुल्ली रिफ्लेक्टेड मिरर है और अपने को लेजर का इमिशन ऐसे करना है, तो यहाँ पर पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर है, हमेशा लेजर यहाँ से निकलेगा, ठीक है भाई।
और मेरे को ये पता है कि यहाँ से यहाँ दो ग्लास के बीच में लेजर जोड़ दो। पहले तो दो ग्लास के बीच में लेजर, पहले तो मैं यही बनाता लेजर लाइट। ठीक है। अब मैं क्या करता कि अब देख यहाँ से लेजर, मान ले यहाँ से लेजर निकल रहा है, चलो यहाँ से निकल नहीं रहा है, मान ले यहाँ से निकल रहा है, ये लेजर निकल रहा है। अब लेजर होता है खतरनाक, तो मैं ग्लास का विंडो डाल दिया इस पे, ताकि मेरे को लेजर का इफेक्ट थोड़ा कम कर सकूं। भाई इसके लिए आपको माइंड में रखना है कि लेजर होता है खतरनाक। मैं ये कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बस याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। अगर मुझे याद करना है तो मैं कैसे याद करूंगा। लेजर होता है खतरनाक, तो लेजर का इफेक्ट बचाने के लिए मेरे आंख में ना पड़ जाए, इसलिए मैं ग्लास का शील्ड पहनूंगा। पहन लिया ग्लास का शील्ड। ठीक है। अब लेजर को मैं एक ट्यूब से पास कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ट्यूब बनाया मैं लेजर का। अब ये लेजर इतना खतरनाक था कि ये लेजर जो है ना, ये ट्यूब को गर्म कर रहा है। अरे भाई क्या ही इमेजिनेशन करा रहा हूँ मैं तुम लोगों को। ये ट्यूब को गर्म कर रहा है। अच्छा, तो मैं कैसे इसको ठंडा कर सकूं। मैं क्या किया कि इसके ऊपर वाटर का एक अलग से ट्यूब बना दिया। ये ट्यूब है जो कि इससे मैं अटैच कर दिया, ताकि ये जो ट्यूब जिसमें लेजर पास कर रहा है वो ट्यूब ठंडा रहे। तो इसमें मैं वाटर इन डाला, इसमें मैं वाटर आउट कर दिया। अब बोलोगे इन और आउट, अरे थोड़ा दिमाग लगाओ यार, इंजीनियर हो। वाटर इन डाला, वाटर आउट करने से वाटर ठंडा रहता है। अगर मैं वाटर सिर्फ इन करके रखूंगा तो ये पानी गर्म हो जाएगा ना। तो वाटर इन और आउट करने से पानी कंटिन्यूअसली फ्लो होगा और ये पानी हमेशा ठंडा रहेगा। तो ये ट्यूब जो था जिसमें लेजर पास कर रहा था, लेजर इस ट्यूब को गर्म कर रहा था, वो ट्यूब क्या रहेगा, वो ट्यूब ठंडा रहेगा। ठीक है। अब तो भाई ये तो हमें याद करने का तरीका है, ये हो गया हमारा ऊपर चीज, तो इतना तक याद हो गया। अभी नीचे तक, अरे नीचे तक क्या याद करना भाई, एक ऐसा बना दे सिमेट्री में, ऐसा बना दे और दोनों को सर्किट से ज्वाइन कर दे। भाई एक बैटरी बनाने में और रजिस्टर बनाने में कितना दिक्कत लग रहा है, एक में गैस इन कर देना, एक में गैस आउट कर देना, बन गया अपना कंस्ट्रक्शन। इससे इजी क्या हो सकता है, आंख बंद करके ही बन जाएगा अब तो। फिजिक्स मुश्किल नहीं है, फिजिक्स को मुश्किल बनाया गया है। फिजिक्स ऐसे ही है। हाँ तो मैं कहा था, हाँ लेजर ट्रांसमिट करता है, लेजर, देखो लेजर ट्रांसमिटेड, ये लेजर ट्रांसमिट किया। अब इस लेजर का वेवलेंथ होता है 10.6 और 9.6। भैया दो दो लेजर कैसे, दो दो वेवलेंथ कैसे ट्रांसमिट कर रहा है। अरे यही तो खेल है भाई, क्यों ट्रांसमिट कर रहा है पता चलेगा अभी। तो दो दो लेजर कैसे ट्रांसमिट कर रहा है, तो 10.6 माइक्रोमीटर ट्रांसमिट कर रहा है, 9.6 माइक्रोमीटर ट्रांसमिट कर रहा है। कैसे कर रहा है बताता हूँ। इसमें कितना ट्रांसमिट कर रहा था, जल्दी याद करो, जल्दी बताओ, बिना देखे बताओ कितना ट्रांसमिट कर रहा था। 1.064 माइक्रोमीटर ट्रांसमिट कर रहा था। इसमें कितना कर रहा है, इसमें 10.6 माइक्रोमीटर ट्रांसमिट कर रहा है, 9.6 माइक्रोमीटर ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है भाई, यहाँ तक तो क्लियर है। हमने ये क्या, इसको क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, जल्दी बता क्या बोलते थे। अरे भाई क्या बोलते थे, कंस्ट्रक्शन। यस, कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया। अब हम आते हैं इसके वर्किंग पे। भैया चलो ठीक है, मैं इतना कर लिया, अब काम कैसे करता है भाई ये तो बता दो। ये तो मैं कर लिया, मान लिया, जो ऑपरेट करना था डायग्राम बना दिया। अब काम कैसे करता है। हाँ तो अब काम करने पे आते हैं, काम कैसे करेगा। तो देखो, सबसे पहले वही घिसा पीटा तरीकों से हम लोग शुरू करते हैं। हमें हमेशा ऐसे शुरू करते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट है हमारा E1। ग्राउंड स्टेट में हमारे तीन चीज थे, कार्बन लेजर है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हो गई भाई, नाइट्रोजन, अब एटमोस्फेयर में 97 कितना 70% ही है ना नाइट्रोजन, 78% है। हाँ जो भी है, 78% नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो हो गई। और हीलियम भी कहीं ना कहीं से घुस फिर के आ ही जाता है, हीलियम। ठीक है, तो तीन चीज है हमारे। हीलियम क्यों आ जाता है भाई, अब किसी किसी को नहीं पता होगा हीलियम क्यों आता है। अरे भाई हीलियम एज इनर्ट काम करता है। ठीक है, तो हीलियम आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आए श्रद्धा भावना से याद रखो यार, आया है। तो CO2 है, नाइट्रोजन है, हीलियम है। ठीक है, कहाँ पर है, E1 पे, ग्राउंड स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट से कितना प्यार से देखो ग्राउंड स्टेट भाई। हाँ सब है। अब क्या होता है पंपिंग ट्रांजिशन के थ्रू, अब देख ये तेरे को एक और शब्द मिल गया, इस पे याद कर लेना और वर्किंग में छाप देना कि द एटम्स CO2 नाइट्रोजन एंड हीलियम प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट थ्रू पंपिंग ट्रांजिशन। व्हाट इज पंपिंग ट्रांजिशन। देख पंपिंग ट्रांजिशन अपने आप में एक कंसेप्ट है, मैं चाहूँ तो एक शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, इसका डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगा, या तो इधर बुक का PDF है यहीं कहीं मिलेगा तो पढ़ लेना। पंपिंग ट्रांजिशन क्या होता है कि बेसिक है, कुछ कुछ ज्यादा तिगड़म चीज नहीं है। एक सिंपल सा ट्रांजिशन जिसमें कि एटम एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए, उस ट्रांजिशन को बोलते हैं हम लोग पंपिंग ट्रांजिशन, और कोई लफड़ेबाजी नहीं है इसमें। अ ट्रांजिशन इन विच द एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट रीचेस टू एक्साइटेड स्टेट्स इज कॉल्ड पंपिंग ट्रांजिशन। अब क्या पंप करते हैं, क्या करते हैं भाई, एनर्जी देते हैं। पंपिंग ट्रांजिशन, किसी भी ट्रांजिशन में हम लोग एटम्स को एनर्जी देते हैं, तभी एटम्स पहुंचते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए, एनर्जी देते हैं।
ठीक है भाई, एनर्जी दी है, सबको एनर्जी दी है, सब जोश में आ गया, सब एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, बहुत सही। एक्साइटेड स्टेट का लिविंग टाइम कितना होता है? 10 to the power 8 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। E2 में पहुंच गया, बहुत सही। अब हम लोग E2 में थोड़ा सा प्यार से लिख रहे हैं, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों आ गए, ठीक है भाई। तीनों आ गए, अब तीनों क्या करेंगे? यहाँ एक्साइटेड स्टेट में आ गए, अब तीनों आएंगे मेटास्टेबल स्टेट में। मेटास्टेबल स्टेट थोड़ा नीचे बनाना आप लोग, ऐसे बनाना मेटास्टेबल स्टेट। ये मैं डॉटेड लाइन किया, यानी डॉटेड लाइन थोड़ा सा नीचे डिनोट कर रहा है, ठीक है। आप इसका डायग्राम देख सकते हो, इसका डायग्राम इधर है, देखो इस टाइप में कुछ बनेगा। ये रहा इसका नॉर्मल डायग्राम, यहाँ पर रहा इसका मेटास्टेबल स्टेट, इस टाइप में। मैं आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग की वजह से बना दिया। तो यहाँ से वो मेटास्टेबल स्टेट में आए, मेटास्टेबल स्टेट में आए, उसका लिविंग टाइम क्या होता है? 10 to the power -3 सेकेंड्स होता है। जो हम लोग ऊपर किए थे कार्बन डाइ सॉरी, जो हम लोग एनडी या ग्लेजर में किए थे, वही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे, कुछ अलग काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ हो गया ऐसा। अब ये जो तीन एटम थे, ये तीन, अच्छा अब यहाँ पर ये रेशियो को ध्यान दिए, ये रेशियो क्या था? ये रेशियो था, कार्बन 1 मोल था, N2 4 मोल था, और हीलियम 5 मोल था। ये लिखना नहीं लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अब लिख दिए तो अच्छी बात है। ये लिखोगे तो आपको कंस्ट्रक्शन में एक और पॉइंट लिखने का काम मिल जाएगा आपको, और लंबा लिख सकते हो आप। अरे भाई सब लंबा लिखने का ही मार्क्स है, समझ लो। हाँ तो क्या कर रहा था, हाँ, तो यहाँ से यहाँ पर पहुंचे मेटास्टेबल स्टेट में। मैं बता चुका हूँ पूरी कहानी की, कैसे पहुंचते हैं, क्यों पहुंचते हैं। जो ऊपर एनडी या ग्लेजर में था वही इसमें भी होगा। पर यहाँ पर अलग क्या होगा? यहाँ अलग ये होगा कि मेटास्टेबल पहुंचने के बाद, मैं आपको यहाँ पर शुरू में बताया था कि यहाँ दो दो वेवलेंथ है, और मैं ये आपको ये भी बताया था, इसमें जो भी कुछ हो रहा है वो क्वांटम मैकेनिक्स से हो रहा है। तो भगवान का नाम लेके अभी मैं जो बताने वाला हूँ उसको याद कर लेना। क्या? कि कुछ CO2 के एटम्स E4 में जाते हैं, और कुछ CO2 के एटम्स E5 में जाते हैं। समझ में आया? कुछ CO2 के एटम्स E4 में जाते हैं, कुछ CO2 के एटम्स E5 में जाते हैं। जो E4 में जाते हैं वो 10.6 माइक्रोमीटर का वेवलेंथ शो करते हैं, और जो E5 में जाते हैं वो 9.6 माइक्रोमीटर का वेवलेंथ शो करते हैं। आपको बस यही याद रखना है, इन दोनों, ये दोनों वैल्यू याद रखना है, ठीक है। जो और फिर क्यों ऐसे जाते हैं भाई? भाई क्वांटम मैकेनिक्स है, उसकी वजह से ऐसा होता है कि कुछ जो है वो E4 में जाते हैं, और कुछ जो है वो E5 में जाते हैं। जो E4 में जाते हैं वो 10.6 माइक्रोमीटर का लेजर इमिशन, ये लेजर इमिशन कर रहा है, ठीक है, लेजर इमिट कर रहा है, मैं यही बता रहा था आपको। ये लेजर इमिट कर रहा है यहाँ से, 10.6 माइक्रोमीटर का लेजर इमिट करते हैं, वेवलेंथ का, ये वेवलेंथ है भाई, ये कंफ्यूज मत हो जाना बार बार तुम लोग। ये वेवलेंथ का लेजर इमिट करते हैं, ये 9.6 वेवलेंथ का लेजर इमिट करते हैं। लेजर इमिट समझ रहे हो? ये जो ऐसा कर रहा था, ये लेजर इमिशन, वो लेजर इमिट करते हैं, ठीक है। और फिर लेजर इमिट करने के बाद, अरे भाई कहाँ, लेजर इमिट कर लिया अपना, बहुत सही। और फिर एंड में ये सब के सब E6 में आते हैं। E6 क्या है? ग्राउंड से एक पहले, E6 लोअर एनर्जी लेवल है, वो सब मिलके E5 वाले भी, E4 वाले भी E6 पे आते हैं, और फिर E6 से मस्ती मौज में ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाते हैं। बस यहाँ पर आपका खत्म होता है कहानी लेजर का। अब मैं बोल रहा था कि CO2 लेजर इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है उसके फायदे देख लेते हैं एक बार। एक छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कहाँ गया? देखो ये उसका कंस्ट्रक्शन था, वाटर इन वाटर आउट, और फिर गैस इन गैस आउट, और फिर ये ब्रॉस्टेड विंडो बोलते हैं, ग्लास विंडो, और लेजर बीम, बस और कुछ नहीं। हाँ, एप्लीकेशन पे आते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर इज यूज्ड इन सर्जरी। देखो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, हम समझते हैं कि ये सब चीज बहुत मुश्किल है, और हम इसे रिलेट नहीं कर पाते अपने डेली की जिंदगी में, इसीलिए हम इसे याद नहीं कर पाते। आप खुद सोचो कि आप जो पढ़ रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, वो कहाँ काम आता है? एप्लीकेशन क्या है उसका? देखो एप्लीकेशन क्या है उसका। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर इज यूज्ड, एक मिनट हाइलाइटर, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर इज यूज्ड इन सर्जरी एंड इन सील स्मॉल ब्लड वेसल्स। अब सोचो, आपके खून की जो नसें हैं ना, आपके शरीर के जो नसें हैं, उसे सील करने के में काम आते हैं, सर्जरी में काम आता है कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। इट इज यूके, यूएसए वाले, फ्रांस वाले, जापान वाले इसको यूज कर रहे हैं लेजर फ्यूजन फैसिलिटीज के लिए, लेजर फ्यूजन फैसिलिटीज के लिए। और CO2 लेजर इज आल्सो फाउंड इन मशीन ऑपरेटिंग ओनिंग हाई पावर किलोवाट्स। जैसे कि आपने वो सुना होगा ना, फाइबर ऑप्टिक्स, उसमें भी ये यूज होता है CO2 लेजर का। समझ रहे हो कितना यूज है इसका? अरे मेडिकल में यूज होता है भाई, मेडिकल में यूज होता है, सर्जरी में यूज होता है। इतने सारे यूएसए और फ्रांस वाले इसी को यूज करते हैं, कुछ तो खास होगा। मतलब आप अगले अगले बार से याद रखना कि जब भी आपका सर्जरी वेजरी में, या कोई जैसे आर्मी में जो लेजर यूज होता है ना, वो भी शायद यही लेजर यूज होता है, जहां तक मेरे को ज्ञान है, मतलब नहीं है ज्ञान, लेकिन जहां तक ज्ञान है वहां पर भी यही यूज होता है। मतलब अगर अगर आपके पास ऐसा कुछ लेजर हो,
और आपको लग रहा हो कि आप उसे देख रहे हो लेजर को, और आपको लग रहा हो कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है, और अगर वो लेजर लाइट इस टाइप में निकाल रहा हो, इस टाइप का लेजर लाइट निकाल रहा हो, तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक लेजर लाइट जब निकाल रहा होगा, तो या तो वो 10.6 माइक्रोमीटर का होगा, या तो 9.6 माइक्रोमीटर का होगा। आप ये भी अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे, तो देखो ये 10.6 और 9.6 कुछ ज्यादा है। किससे ज्यादा है? इससे तो ज्यादा है, इससे ज्यादा है। यानी कि आप थोड़ा सोच सकते हो कि ये सब लेजर थोड़ा ज्यादा पावरफुल होगा, तभी ना सर्जरी वगैरह में काम कर रहा है, या तो कम पावरफुल होगा तभी सर्जरी वगैरह में काम कर रहा है। अब ये होगा क्या आपका, कि आपको ये पता करना है कि ये लेजर ज्यादा पावरफुल है उससे, या उससे कम पावरफुल है, ये आप पता कर सकना। और ये समझ गया कि आप अगर मेडिकल वेडिकल में जो लेजर यूज होता है, वो वो जब लेजर लाइट से निकल रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो जो एटम है, वो एटम के मूवमेंट की वजह से, एटम आप मतलब अगर डॉक्टर आपको वो लेजर दिखा के ऐसे चौंका दे, तो आप उनको चौंका देना कि नहीं, ये लेजर असल में ना E3 से E4 या E3 से E5 10.6 माइक्रोमीटर और 9.6 माइक्रोमीटर का एटम की मूवमेंट की वजह से आ रहा है। तो डॉक्टर शॉक में हो जाएगा, भाई इसको क्या पता है, इसको इससे पंगा नहीं लेते। So, so thank you for viewing the lecture. Have a nice day.